Hello friends, once again a warm welcome to all of you in this channel। दोस्तों आज से इस चैनल पर इंफॉर्मेशन या नॉलेज का बाढ़ आने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर रिसर्च के लिए गए सभी सब्जेक्ट्स पर वीडियो आता रहेगा, जिसकी शुरुआत आज से इस वीडियो के साथ हो रहा है। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है, क्या एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास का कोई भी आदमी या फिर उससे भी गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी में क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है? क्या वो पैसे की चिंता से आज़ाद हो सकता है? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका उपयोग करके वो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे जा सकता है? और ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूरी है जिनका सपना फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों क्या एक गरीब या फिर एक मिडिल क्लास आदमी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है या पैसों की चिंता किए बिना अपनी ज़िंदगी जी सकता है? तो इसका आंसर मैं पहले ही दे देता हूं दोस्तों, जी हाँ। दोस्तों एक गरीब आदमी या फिर एक उससे भी ख़राब स्थिति में रहने वाला आदमी भी इसे पा सकता है। बस इसके लिए चाहिए सही नॉलेज, सही फाइनेंशियल प्लानिंग। तो दोस्तों अब हमें जानने होंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता असल में है क्या, और ये इतना क्यों मायने रखता है हर किसी की ज़िंदगी में। आइए इसे जानते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता किसी की ज़िंदगी का एक ऐसा स्थिति है जब आदमी पैसों की चिंता किए बिना एक पूर्ण जीवन जीता है या जीने की सक्षम बन जाता है। यह वह स्थिति है जहां आपकी आय आपके खर्चे से अधिक हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस या खर्चे हो, चाहे वह घर चलाने के खर्चे हो या फिर फिजूल के खर्चे हो या फिर ना बोलकर आने वाले अनएक्सपेक्टेड या अप्रत्याशित खर्चे हो, सभी को मिलाकर जितने भी खर्चे हो वो सभी कवर या पूरा करने के बाद भी आपके पास पैसे बचते हो, यानी कि आपके पास बहुत सारा पैसा रह जाता है। अब इस पैसे को आप कुछ भी करने में लगा सकते हो। इसी स्थिति को ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं सीधी भाषा में। लेकिन दोस्तों ये फाइनेंशियल फ्रीडम असली नहीं है, क्योंकि आपके सारे एक्सपेंसेस या ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी अगर फिर से कोई अनएक्सपेक्टेड कोई रीज़न आ जाए और जिसे पूरा करने के लिए आपके पास बचे हुए पैसों से भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, तो आपको या तो अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ेंगे या फिर बाहर से कर्जा लेना पड़ेगा। तब आपका यह सिचुएशन फाइनेंशियल फ्रीडम वाला नहीं रह जाता है। तो दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो असली फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वर्ड आपको जितना सिंपल लगता है उसके विपरीत इसका रेंज भी उतना ही बड़ा है। दोस्तों एक आदमी अगर अपने सारे खर्चे या ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी कुछ पैसों का बचत करता है और वह आदमी अगर कहने लगे कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया हूँ, तो दोस्तों ये वैसे ही बात हो गई जब किसी कारण के लिए एक भिखारी के पास 500 का नोट आ जाता है और वो कहने लगता है कि मुकेश अंबानी या बिल गेट्स के पास जो पैसा है मेरे पास भी वही पैसा है। या फिर एक छोटा सा दुकान चलाने वाला कहने लगे कि रतन टाटा की तरह मैं भी एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो दोस्तों इन दोनों ही केस में कंपैरिजन किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क रह जाता है, क्योंकि उस भिखारी के पास जो 500 का नोट है और बिल गेट्स के पास या मुकेश अंबानी के पास जो 500 का नोट है, दोनों में ही ज़मीन आसमान का अंतर है। या फिर वो छोटा सा दुकान चलाने वाला आदमी जो बिज़नेस करता है और रतन टाटा जो बिज़नेस करता है,
दोनों में ही ज़मीन आसमान का अंतर रह जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, छोटा सा दुकान चलाने वाले को बिजनेसमैन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बिजनेस वर्ड का रेंज बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको बहुत सी जानकारियाँ चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियल का मतलब है पैसों से संबंधित वित्तीय या आर्थिक, और फ्रीडम का मतलब है आज़ादी। दोस्तों, अगर इसे सीधी भाषा में कहें तो आपके सारे ज़रूरतें पूरा करने के बाद भी अगर आपका मन चाहे आप कुछ भी खरीद लो, कहीं भी घूमने जाओ, या फिर आप अगले 2-3 महीने तक काम ना भी करो, या फिर 1 साल तक काम ना भी करो, तो आपके सारे ज़रूरतें या एक्सपेंसेस पूरा होता रहे, तो आप रियल फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज में हो। हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आज़ादी, आर्थिक आज़ादी। आप कुछ भी करो, इसके लिए आपको किसी से परमिशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके डिसीजंस के मालिक आप खुद हो, तो आप असली आज़ादी में हो। आप किसी पसंदीदा चीज़ को ख़रीदना चाहो तो उस चीज़ की प्राइस आपके ख़रीदने के डिसीजन में रुकावटें या अड़चनें नहीं डालने चाहिए। उस चीज़ की प्राइस की चिंता किए बिना आप उसे ख़रीद सको, या फिर किसी पसंदीदा जगह पर आप घूमने जाने के लिए आपको 1 महीने पहले से बजट बनाना ना पड़े, आप जब चाहो निकल सको पूरा परिवार के साथ। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, यहाँ और एक ध्यान देने वाली बात आपको जाननी चाहिए कि जब कोई आदमी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेता है, तब वह आदमी टाइम फ्रीडम को भी पा लेता है। यानी कि वह आदमी अपनी समय का मालिक खुद ही बन जाता है। अपने 24 घंटों का उपयोग वह कैसे भी करे या फिर बैठे रहे, उसे कोई रोकने या टोकने वाला नहीं है। दोस्तों, यही खासियत होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि किसी की ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम इतनी अहमियत क्यों रखती है, और क्यों हर किसी को इसे पाने के लिए एक बार कोशिश करनी ही चाहिए। दोस्तों, इसकी अहमियत को समझने के लिए हमें एक एग्ज़ाम्पल लेना ज़रूरी है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ रमेश बाबू का, जो एक साधारण सा मज़दूर है जिसकी कुल आमदनी 16,000 रुपये है। रमेश बाबू शहर में काम करने के लिए आए हैं, इसलिए उनको किराए की मकान पर रहना पड़ता है, जिनका 2 बच्चों के साथ एक छोटा सा परिवार है। अब रमेश बाबू के सारे ज़रूरतें को पूरा करने के बाद उनके पास सिर्फ 100-200 का चंद पैसे ही बचते हैं। दोस्तों, अब इस स्थिति में अगर कोई रिश्तेदार या फिर कोई पड़ोसन का एक गरीब आदमी या फिर कोई गरीब पिता अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सहायता राशि मांगने के लिए रमेश बाबू के पास आ जाए, तो रमेश बाबू कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी राशि देकर सहायता नहीं कर पाएंगे। उनका दिल तो सहायता करने के लिए चाहेगा, मगर उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देगी। आप चाहकर भी कुछ काम नहीं कर पाओगे, किसी ज़रूरतमंद का भला नहीं कर पाओगे, और तभी फाइनेंशियल फ्रीडम की अहमियत की समझ आता है। आपके आंखों के सामने ही दोस्तों कोई बिना इलाज के दम तोड़ता जा रहा है, और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, इससे बड़ी लाचारी और बेबसी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यही वो सबसे बड़ी कारण या वजह है जिसके लिए सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की ओर आगे बढ़ने चाहिए, और उसे पाने के लिए अपनी ज़िंदगी में एक बार कोशिश करनी ही चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और उसकी अहमियत को समझ आया होगा। अब हम चर्चा करेंगे इसे कैसे पाया जाए। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता पाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसे कोई पाना चाहता है तो अपने इनकम या आय के स्रोत को बढ़ाने होंगे। दोस्तों, इसी काम को करने के लिए किसी आदमी का उम्र गुजर जाता है। ठीक इसी तरह से अगर कोई आदमी अपने आय या इनकम के स्रोत को बहुत हद तक बढ़ा भी लिए हैं, लेकिन उस आदमी का खर्चे या एक्सपेंसेस कम नहीं हो रहे हैं, फिर भी उस आदमी का अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। क्योंकि किसी आदमी का एक्सपेंसेस अगर उस आदमी के आय से बहुत ज़्यादा है,
तो वह आदमी उसी स्टेज में रह जाएगा जिस स्टेज में वो पहले थे। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए सही नॉलेज, सही प्लानिंग और उसी के साथ कड़ी अनुशासन, जिसका अगर पूरे मन और लगन के साथ पालन करते हो तो आप इसे पालोगे। 100% यह मेरा दावा है। दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आप पालन करोगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस पर सुधार आ जाएगा। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों का पालन करके मैं आज फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे निकल चुका हूँ और लगभग इसे पा लिया है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट बनाया हूँ जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिसका अगर आप पूरी मन और लगन के साथ पालन करते हो तो आप असल में ही फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे निकल जाओगे। दोस्तों, ये लिस्ट आपके सामने आप देख पा रहे हो। पहला नंबर पर है आपके खर्चे का विश्लेषण करें। दूसरे पे अपने कर्जे का विश्लेषण करें। 3 नंबर पर है बचत करें। 4 इमरजेंसी फंड बनाएं। 5 इन्वेस्ट करें या निवेश करें। 6 बिजनेस क्रिएट करें। 7 न्यू स्किल्स सीखें। 8 बजट बनाएं। और 9वां पर मैंने रखा है दोस्तों, टैक्स बचाएं। दोस्तों, अब हम एक एक करके इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है अपने खर्चे का विश्लेषण करें। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के मार्ग पर सबसे पहले आपके अपने खर्चे का पूरा हिसाब किताब रखना होगा। आपके जितने भी खर्चे हो उनको एक नोटबुक पर लिखना होगा और उन सारे खर्चों को कैटेगरी वाइज में डिवाइड करके आपको रखना होगा। आपके खर्चे का कैटेगरी वाइज के हिसाब से जो लिस्ट आएगा दोस्तों, वो दूसरों के मुकाबले कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सारे आदमी के खर्चे एक जैसे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने अगर कर्ज लिया है तो उसका कर्ज का लिस्ट आएगा। अगर किसी ने कर्ज नहीं लिया है तो वो नहीं आएगा। दोस्तों, अगर किसी के घर में बीमारी चल रहा है तो मेडिकल के खर्चे कैटेगरी के वाइज में आएगा, और जिनके घर में कोई बीमारी नहीं है तो मेडिकल के खर्चे उनके यहाँ पर नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं एक लिस्ट बनाया हूँ जिससे आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने के लिए। आप लिस्ट को देख लो। पहला, ज़रूरत या घर चलाने के खर्चे। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन या गाड़ी या तेल के खर्चे। तीसरा, मेडिकल के खर्चे। 4 नंबर पर आता है दोस्तों, आपने कर्ज लिया है तो इसके हर महीने ईएमआई देने के खर्चे। दोस्तों, इसके अलावा और एक खर्चे हैं जो आपको बताकर नहीं आते हैं, जिसका नाम है अनएक्सपेक्टेड या अप्रत्याशित खर्चे। दोस्तों, 6ठा नंबर पर है फिजूल के खर्चे। दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड खर्चे का मतलब है किसी का दुर्घटना हो जाए या फिर अचानक किसी कारण से बड़ी राशि की ज़रूरत हो, तब इसको अनएक्सपेक्टेड खर्चे का नाम दिया गया है। दोस्तों, इन सारे खर्चे का कैटेगरी वाइज में लिखकर उसमें आपको जो भी खर्चे किए हो उसको उस कैटेगरी में लिखना होगा। जैसे आपने 1 किलो दाल खरीदा है तो उसे ज़रूरत के खर्चे के कैटेगरी में लिखना होगा, और आपने अगर मेडिकल के खर्चे में कुछ खर्च किया है तो उसको उस कैटेगरी में लिखना होगा और नोट करके रखना होगा अच्छी तरह से। आपके हर खर्चे, चाहे आप पान या सिगरेट ही क्यों ना पिए हो, उसको 1 या 2 महीना तक आपको हिसाब रखना ही होगा, अगर आप सच में ही अमीर बनना चाहते हो तो। दोस्तों, ऐसा करने से आपको अपने खर्चे का कमज़ोरियों का पता चलेगा कि आपका खर्चा किस चीज़ में ज़्यादा हो रहा है, और उस कैटेगरी में आप अपने खर्चे को कम करके पैसे बचा सकोगे, और उस बचे हुए पैसे को आप सही जगह या इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आगे बढ़ाने में काम में लगा सकोगे। दोस्तों, 2 नंबर पर आता है अपने कर्जे का विश्लेषण करें। हाँ दोस्तों, आपसे लिया गया कर्ज। दोस्तों, यही वो सबसे बड़ी वजह या कारण है जो एक आदमी को अमीर बनने की रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावटें या अड़चनें पैदा करती है। हाँ दोस्तों, कर्जा ही दुनिया का एक इकलौता ऐसा चीज़ है जो बड़े से बड़े आदमी या फिर किसी देश को तोड़ कर रख देता है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत के मशहूर बिजनेसमैन तथा वर्ल्ड के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में आने वाले मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी, जो भी एक बड़े बिजनेसमैन थे, वो कर्ज के जाल में फंसकर कैसे दिवालिया हो गए, या फिर श्रीलंका पाकिस्तान जैसे देश
चीन के कर्ज जाल में फंसकर बुरी हालत में किस तरह से गुलामी की ओर आगे बढ़ चुका है। वहाँ के लोगों का अपने कर्ज के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आपने कर्ज नहीं लिया है तो आप खुशहाल और सही सलामत हो, और अगर आपने कर्ज लिया है तो आपको अपनी कर्ज चुकाने का प्रयास जितनी जल्दी हो सके करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपका एक से अधिक कर्ज है तो आपको इन सारे कर्जों का एक लिस्ट बनाना चाहिए। इसको कम इंटरेस्ट वालों से ज़्यादा इंटरेस्ट वालों के क्रम में सजाना चाहिए। फिर सबसे बड़ा या ज़्यादा इंटरेस्ट वाले जो कर्ज आप दे रहे हो उसको आप जल्दी से चुकाने की प्रयास कीजिए। दोस्तों, अपनी ईएमआई को समय पर देने का प्रयास करें ताकि आप ईएमआई को देर से देने पर पेनल्टी चार्जेस से बच पाओ। दोस्तों, आपको यहाँ एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि ईएमआई देर से देने पर आपको 3 नुकसान हो जाता है। पहला, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है। यह डाउन होने पर आपको अगले लोन पाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, आपको 2 पेनल्टी चार्जेस लगेगा, एक बैंक की तरफ से और एक लोन कंपनी की तरफ से। दोस्तों, ये महीने में 2 बार या 3 बार भी हो सकता है। दोस्तों, आप जितनी देर करोगे उतनी ही पेनल्टी लगता जाएगा। तीसरा, उस पेनल्टी के पैसों पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगता जाता है। दोस्तों, आपके कर्ज का ईएमआई देने के साथ साथ आपके कर्ज के जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है यानी कि मेन बैलेंस है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, एग्जांपल के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए का एक कर्ज लिया है और उसका ईएमआई के साथ अगर आप हर महीने 5,000 रुपये दे रहे हो, तो आपने जितने सालों के लिए उस कर्ज का ईएमआई देने का प्लान लिया है वो उस प्लान तक जाते जाते आपका बहुत सारा पैसा चला जाएगा। यानी कि 1 लाख तो आपको चुकाने पड़ेंगे ही, उसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा 50,000 या 35,000 चुकाने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको कर्ज का जो मेन बैलेंस है 1 लाख, उसको भी आप चुकाने के लिए कहीं से भी अरेंज करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। दोस्तों, आपके लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी कि पूरे अमाउंट को एक साथ नहीं चुका पा रहे हो तो आपको लोन कंपनी से संपर्क करके इसको पार्ट पार्ट में कैसे चुका सकते हो इसका प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे कंपनी अपने कस्टमर्स को लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पार्ट पार्ट में डिवाइड करके उसे चुकाने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। आपको अपने लोन को जल्दी से ख़त्म करने के लिए इसको पार्ट पार्ट में पे करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम हो जाएगा और आपका ईएमआई का बैलेंस भी कम हो जाएगा। ऐसे करके आप एक पूरे कर्ज को चुकाने में सक्षम हो जाओगे। सीधी भाषा में कहे तो कर्जा किसी की ज़िंदगी में एक श्राप से कम नहीं है। दोस्तों, अगर कर्ज का सही इस्तेमाल नहीं किया जाए तो। दोस्तों, यहाँ कर्ज का सही इस्तेमाल का मतलब यह है कि किसी के द्वारा लिया गया कर्ज अगर किसी आदमी ऐसी जगह पर लगाता है या ऐसी चीज़ खरीदता है जो उस आदमी को पैसे कमा कर दे सके तो यह उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक इसी जगह पर अगर कोई अपने कर्ज के पैसे को किसी ऐसे काम में लगा रहा है जैसे शादी, विवाह, बर्थडे आदि पर, तो यह उसके लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा, उल्टे नुकसानदायक ही होगा। दोस्तों, कर्ज को कैसे इस्तेमाल करना है, कर्ज को कैसे निपटाना है, इसके ऊपर मैं और भी वीडियो नेक्स्ट में ला रहा हूँ। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है बचत करना। दोस्तों, आपको धनवान या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए बचत करना आना होगा। आप जहाँ जहाँ अपने खर्चे पर कटौती कर सकते हो कर लेना, लेकिन बचत ज़रूर करना जब तक आप एक संतोषपूर्ण स्थिति पर नहीं आ जाते हो। दोस्तों, यह कटौती आप अपने हिसाब से कर लेना। दोस्तों, इसके लिए आपको एक बार फिर से अपने सारे खर्चे को लिस्ट पर नज़र डालने होंगे। जैसे 1 नंबर पर आता है दोस्तों घर चलाने के खर्चे। दोस्तों, यहाँ पर किसी का इनकम का 50% खर्च हो जाता है। आपका जितने भी सैलरी है उसका 50% यहाँ पर खर्च हो जाता है। और दोस्तों, ये होना भी चाहिए क्योंकि हमारे ज़रूरत पर ही हम 50% खर्च करते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद और लक्ष्य थोड़ा बड़ा है
तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत कटौती करके पैसे बचा सकते हो। दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप हफ्ते में 2 दिन मीट खाते हो और 2 दिन मछली खाते हो, तो आपको इसको एक बार ही करना चाहिए और ऐसे आप थोड़ा बहुत पैसे बचा सकोगे। दोस्तों इसकी जगह आप वेजिटेरियन प्रोटीन की तरफ जा सकते हो, जैसे सोयाबीन, मूंग की दाल और भी बहुत कुछ। दोस्तों आपके खर्चों के लिस्ट में 2 नंबर पर आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपका बहुत सारा पैसा चला जाता है। दोस्तों अगर आप किसी ऑफिस या फैक्ट्री में काम करते हो, या फिर अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ाई करता है, तो आपको काम की जगह पर जाने में या फिर स्कूल जाने में जो दूरी है उसमें आप कटौती कर सकते हो। जैसे अगर आप पर्सनल कार, बाइक या स्कूटी का इस्तेमाल कर रहे हो और आपका काम का स्थल या ऑफिस बहुत दूर है, तो आप इसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बस, पब्लिक कार या फिर ट्रेन। दोस्तों उससे भी कम दूरी यानी कि 8 किमी की रेंज तक आप बाईसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हो, और उससे भी कम दूरी हो तो आप 2-3 किमी तो आप पैदल ही चल सकते हो। दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मैं अपने घर से 3 किमी रेंज तक पैदल चलता हूं, 12 किमी रेंज तक मैं बाईसाइकिल का इस्तेमाल करता हूं और 20 से 30 किमी तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता हूं, और इमरजेंसी में मैं बाइक का इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों ऐसा करने से आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा और पैदल चलने से आपका सेहत भी अच्छा रहेगा, और सेहत अच्छा रहेगा तो आपका हेल्थ की सेक्शन में भी खर्च कम हो जाएगा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको हेल्थ को फिट रखने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें ही करना है। 1 नंबर, अच्छा खाना आपके लिए लेना है, जिसमें आपके शरीर के लिए सारे विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मौजूद हो। दूसरा नंबर पर आपको हर दिन कम से कम 45 मिनट्स तक शारीरिक कसरत करना होगा, जिसमें व्यायाम, पैदल चलना सब कुछ हो। तीसरे नंबर पर आपको 8 घंटे का नींद लेना ही होगा किसी भी हाल में। हाँ दोस्तों, नींद में आपका शरीर रिकवर होता है और आपका शरीर फिट होता है और आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करता है। तो इसीलिए आपको अच्छे से अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए इन चीज़ों का पालन करना ही होगा। तो खैर दोस्तों, अब फ़िलहाल हम बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर की तरफ, जो है इमरजेंसी फ़ंड बनाना। हाँ दोस्तों, सही सुना, इमरजेंसी फ़ंड। दोस्तों आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आपको रक्षा कवच की तरह काम करेगा यह इमरजेंसी फ़ंड। दोस्तों इमरजेंसी फ़ंड का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में अलग से रखे हुए कुछ पैसे, जिसका इस्तेमाल सिर्फ आप अपने ज़रूरत में ही कर सकते हो। मतलब आपकी मौजूदा लाइफ में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तभी आप उसको इस्तेमाल करना, इसके अलावा नहीं। दोस्तों यहाँ इमरजेंसी का मतलब है आपके घर में अचानक से किसी का कोई दुर्घटना हो जाना, जिसके लिए आपको मेडिकल के खर्चे के लिए एक बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत हो, या फिर आपके घर में एक बच्चों के कॉलेज के एडमिशन के लिए एक बड़ी राशि की ज़रूरत हो, या फिर आपके ज़रूरत के लिए एक ऐसी चीज़ें खरीदना जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तब आपको इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत होती है। दोस्तों आपको एक बात याद रखना होगा, ये सब चीज़ें बोलकर नहीं आती है, इसलिए इसको अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिस्ट का नाम दिया गया है। दोस्तों इसीलिए अप्रत्याशित या अचानक आने वाली खर्चे के मुसीबत के लिए आपको बड़ी राशि इमरजेंसी फ़ंड में रखना होगा। दोस्तों एक इमरजेंसी फ़ंड में मिनिमम 75,000 रुपीज़ या 75,000 रुपये होना बहुत ही ज़रूरी है। आप इससे ऊपर भी रख सकते हो, बस शर्त एक ही है, आपको इसको हाथ नहीं लगाना है जब तक कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। दोस्तों आप इस फ़ंड को बैंक में कैश के रूप में रख सकते हो। अगर आप चाहो तो इस फ़ंड को आप दूसरे फॉर्मेट में भी रख सकते हो। बस इसके लिए एक ही शर्त होगा दोस्तों, जब आपका इमरजेंसी में फ़ंड की ज़रूरत हो तो आप इसे कैश में कन्वर्ट कर सको। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए सही नॉलेज और सही प्लानिंग, जो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो दोस्तों फ़िलहाल हम बढ़ते हैं अपनी 5वें टॉपिक पर, जो है इन्वेस्ट या निवेश करें। हाँ दोस्तों, 5वां टॉपिक है इन्वेस्ट करें या निवेश करें। दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम तो पैसे बचाए ही नहीं, हम तो गरीब हैं, तो हम कैसे निवेश करेंगे।
तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं, निवेश करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है अपने माइंडसेट का। दोस्तों इस वीडियो में दिए गए जानकारी को अगर आप 4 नंबर तक फॉलो करते हुए आ चुके हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में 4 कदम तक आगे आ चुके हो। अब इस 5वें कदम से आपका फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी रफ्तार पकड़ने लगेगा, क्योंकि 4 नंबर तक आपने सारे खर्चे, आपके सारे कर्जे चुकाकर कुछ पैसों का बचत करते हुए आप यहाँ तक आ पहुँचे हो। अब आपको इस बचे हुए पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट या निवेश करना है दोस्तों। इससे आपका बहुत सारा पैसा 2 गुना, 4 गुना या 1000 गुना हो जाएगा दोस्तों अब सवाल आता है कि निवेश कहाँ करना है। दोस्तों इसका आंसर मैं दे देता हूँ। आप निवेश कहीं भी कर सकते हो, लेकिन शर्त एक ही है, आपको बस उस बिज़नेस के बारे में A to Z पता होना चाहिए और आपका मेन कैपिटल लॉस में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों आजकल निवेश के बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं जहां आप निवेश कर सकते हो, जैसे स्टॉक मार्केट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्रिप्टोस, ETC। दोस्तों मैं बैंक की FD एंड RD की बात नहीं करूंगा, क्योंकि बात यहाँ जब फाइनेंशियल फ्रीडम की हो रही है तो दोस्तों वो तो एक मिडिल क्लास ट्रैप होता है जहाँ पर फंस कर एक मिडिल क्लास आदमी वहीं के वहीं रह जाता है। दोस्तों यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात आपको पता होनी चाहिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट में निवेश करने से पहले आपको उसमें अच्छे से रिसर्च करने होंगे। दोस्तों कहाँ इन्वेस्ट करने पर आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, इसके ऊपर मैं वीडियो लाता रहूँगा नेक्स्ट में। जिनको स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करना है नहीं पता है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख लेना। दोस्तों अब आपको अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके को बदलना होगा, जब खास करके आप इस नए दौर में जी रहे हो तो। दोस्तों फ़िलहाल हम बढ़ते हैं अपने छठे टॉपिक पर, जो है बिज़नेस क्रिएट करें। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम की रफ्तार को तेज करने के लिए आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस तैयार करने होंगे। हाँ दोस्तों, उस बिज़नेस का मालिक आप ही होंगे। इसके लिए आपको बिज़नेस की परिभाषा को समझना होगा। दोस्तों आप दुनिया के किसी भी प्रकार का बिज़नेस को ले लो या फिर कोई भी बिज़नेस ले लो, उन सभी का मूल सिद्धांत एक ही होगा और वो है दूसरों को लाभ पहुंचाते हुए खुद का प्रॉफिट करना। दोस्तों यहाँ दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट या उत्पादन करना होगा या फिर आपको कोई सेवा वाली काम करना होगा या सेवा प्रदान करना होगा। दोस्तों इन दोनों चीज़ों के लिए आपको जो भुगतान किया जाएगा वो है पैसा, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। दोस्तों इसको बिज़नेस की परिभाषा में प्रॉफिट कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको खुद को ही सोचना होगा कि आप क्या प्रोडक्ट बना सकते हो जो दूसरों को बेच सको और वह प्रोडक्ट दूसरों के काम में भी आए। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप उसे तैयार करने का सेटअप के लिए मशीनरी लगाएं और लोगों को बेचें। अगर यह प्रोडक्ट चल पड़ा तो आप मालामाल हो जाएंगे। दोस्तों बहुत सी चीज़ें जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसका आइडिया मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को दूंगा, क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है। दोस्तों अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप सेवा प्रदान करने वाला बिजनेस भी कर सकते हो। दोस्तों उदाहरण के लिए शादी विवाह में कैटरिंग सर्विसेज, टी स्टॉल, ढाबा आदि। दोस्तों अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं है और आप कोई सेवा वाला काम भी नहीं कर सकते हो तो आप ऐसी जगह पैसे लगा दो जो बिज़नेस पहले से चलता आ रहा है, जैसे टाटा बाटा जैसी कंपनियां। इनमें आप पैसे लगा सकते हो जो पहले से ही प्रॉफिट में चलते आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पैसे निवेश करने से आपको बिजनेस करने के झंझट से बच जाओगे और आपको आसानी से प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। दोस्तों इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में प्रवेश करना होगा, जिसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। दोस्तों इस डीमैट अकाउंट को कैसे खोलना है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में किन किन कंपनियों में निवेश करके आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो उसका आइडिया मैं दे दूंगा। दोस्तों बस एक बात का ख्याल आपको रखना है कि आप अभी जो काम कर रहे हो घर चलाने के लिए, उसको करने के साथ साथ
आपको एक साइड बिजनेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए हर समय। तो दोस्तों फ़िलहाल हमारा 7वां टॉपिक है न्यू स्किल्स डेवलप करें। हाँ दोस्तों, न्यू स्किल्स आपको डेवलप करने ही होंगे, क्योंकि आप नई चीज़ों को जिस दिन से सीखना बंद कर दोगे उस दिन से आपका प्रोग्रेस भी वहीं रुक जाएगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो, एक फार्मर हो, एक डॉक्टर हो या फिर एक टीचर हो, आप कोई भी काम से जुड़े क्यों ना हो, आपको नई चीज़ें सीखना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों दुनिया नई चीज़ों के साथ हर समय बदलता आ रहा है। अगर इस बदलती दुनिया के साथ आप तालमेल नहीं बिठा पाए तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। इतने पीछे कि शायद वहाँ से आपका कमबैक करना या आधुनिक दुनिया के साथ चलना मुश्किल हो जाए। दोस्तों आज की इंटरनेट के युग में हर समय हर फील्ड में एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया है। इसके साथ काम करने का नज़रिया भी बदल गया है। दोस्तों 19वीं सदी में एक शिक्षक क्लासरूम में या ट्यूशन में 20 से 30 बच्चों को ही पढ़ा सकता था, लेकिन आज की 20वीं सदी में इंटरनेट की बदौलत वेब कैम के जरिए एक शिक्षक लाखों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दे सकता है। दोस्तों ठीक इसी तरह से 19वीं सदी में एक किसान बैल के ज़रिए ज़मीन को जुताई खुदाई या निराई कर सकता था, लेकिन 20वीं सदी में ज़मीनों को जोतने खोदने या निराई करने के लिए आधुनिक विज्ञान ने इतनी मशीनें दे दी है कि 100 बीघा ज़मीनें भी एक दिन में ही निराई किया जा सकता है। अगर कोई किसान बैल के सहारे पड़ा रहता तो वो ट्रैक्टर जैसी मशीनों को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और शायद वो भारत की इतनी बड़ी आबादी को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाता। दोस्तों कहने का मतलब है आपको बदलते समय के साथ अपने पेशे से जुड़े न्यू स्किल्स या तरीके को सीखते रहना चाहिए। दोस्तों आपके पेशे से जुड़े कुछ स्किल्स मैं बता रहा हूँ। जैसे आप एक किसान हैं तो आपको ज़मीन निराई बुराई करने के लिए आधुनिक ट्रैक्टर पावर टिलर चलाना सीखना आना चाहिए। ज़मीन को कृषि उत्पाद के उपयोगी बनाने के लिए आपको ज़मीन के बैक्टीरिया, परजीवी, मिट्टी के pH लेवल, इन सब पर रिसर्च करना चाहिए। तभी आप एक सफल कृषि उपयोगी ज़मीन बना पाओगे और एक सफल कृषक बन पाओगे। अगर आप एक टीचर या एक स्टूडेंट हो तो आपको अपनी पढ़ाई या टीचर हो तो कोचिंग देने के लिए आपको आधुनिक गैजेट्स का उपयोग सीखना चाहिए। जैसे आप एक टीचर हो तो आपको वेब कैम, इंटरनेट आदि का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए इन सब का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए आउटसोर्सिंग, मार्केट मैनिपुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई, वाइट स्पेस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इन सब चीज़ों पर रिसर्च करना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पर हर पेशे से जुड़े स्किल्स को नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है ऑलरेडी। आप किस काम में अभी बिज़ी हो मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं उनसे रिलेटेड न्यू स्किल्स को आपको बता सकूं, ताकि आप उन स्किल्स को सीखने में आपको थोड़ा मदद मिल सके। दोस्तों यहाँ एक बात का ख्याल आपको ज़रूर रखना होगा, जो एक महाज्ञानी महापुरुष ने कहा था कि अगर आपको एक जगह पर सफलता नहीं मिल रही है तो जगह बदल दो, और एक काम या प्रोफेशन में सफलता नहीं मिल रही है तो उस काम को ही बदल दो। क्योंकि एक जैसा काम करके अलग तरह के रिजल्ट्स आपको कभी भी नहीं मिल सकती है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो और काम कर रहे हो आप मजदूरी का, इससे आप करोड़पति कतई नहीं बन सकते। आपका महत्वाकांक्षा अगर बड़ा है तो आपको दूसरे तरह के काम में भी ज़रूर नज़र रखना होगा, उसे आजमाने की कोशिश ज़रूर करना होगा। हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए सफलता भी नहीं मिलती है। इसीलिए काम बदल बदल कर देखना चाहिए। जिस दिन वो काम आपको मिल जाएगा जिसके लिए आप बने हो, तो उस दिन से आपको आपकी सफलता पाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह मेरा दावा है। अगर अभी आप सफल नहीं हो तो इसका 2 ही मतलब हो सकता है, या तो यह काम आपके लिए नहीं है, या फिर आपके काम के प्रति आपका निष्ठा, प्रयास और काम करने के तरीकों में कमी है। दोस्तों एक लंबे समय तक किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है
तो उसी काम को या बिज़नेस को किसी दूसरी जगह पर ले जाकर या शिफ्ट करके आप कुछ दिन प्रयास करके देख सकते हो। अगर फिर भी कुछ बदलाव नहीं आ रहा है तो आपको उसी काम या बिज़नेस को करने के साथ ही आपको दूसरी काम या दूसरी बिज़नेस में प्रवेश करने का अपना रिसर्च शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 9 तरह के स्किल्स में मास्टरी किया है और उस पर थोड़ा रिसर्च चल रहा है। दोस्तों, अगर आपने भी यह 9 स्किल सीख लिया तो आपको भी ज़िंदगी में कभी पैसों की कमी की एहसास नहीं होगी और आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे जा सकोगे, यह मेरा दावा है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट बनाना। हाँ दोस्तों, आपको अपने लिए एक बजट बनाना होगा जहाँ पर आप पहले से ही तय करके रखते हो कि आप किस चीज़ पर कितना खर्च करने वाले हो। दोस्तों, एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए आपको यह बजट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ बजट बनाने से पहले आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि आपका बजट थोड़ा अलग हो सकता है दूसरों के मुकाबले, क्योंकि आप शायद जानते ही होंगे कि हर किसी का खर्चा एक जैसे नहीं होते हैं। मैंने इस वीडियो के फर्स्ट टॉपिक पर यह आपको भले ही बता दिया है, फिर भी मैं एक सैम्पल बजट आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो सके। दोस्तों, आइए अब नज़र डालते हैं इस बनाई हुई बजट पर। दोस्तों, आपके सामने देख ही पा रहे हो आप, एक नंबर पर आपको 50% खर्चे आपके ज़रूरत पर रखना है। उसमें आपके सारे खर्चे आएंगे जिसको घर चलाने के खर्चे का नाम दिया गया है। 2 नंबर पर है कर्जे का खर्च। दोस्तों, यहाँ पर आप 20% अपने इनकम का रख सकते हो। अगर किसी का कर्ज नहीं है तो ये खर्चा नहीं होगा। 3 नंबर पर बचत के खर्चे। दोस्तों, यहाँ पर आपको 10% रखना ही होगा किसी भी हाल में। आप यहाँ पर 10 से 20% तक बढ़ा सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपके बहुत सारे खर्चों के ऊपर। दोस्तों, 4 नंबर पर है मेडिकल के खर्चे। आपके घर में अगर बीमारी है तो आप यहाँ पर 5 से 10% खर्चे कर सकते हो। अगर बड़ी बीमारी है तो ये खर्चा बढ़ जाएगा। अगर बीमारी नहीं है तो हेल्थ ठीक रखने के लिए आपको 5 से 10% खर्च कर सकते हो, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक रहेगा तो आप पैसे कमा पाओगे। दोस्तों, 5 नंबर पर है इमरजेंसी फ़ंड में 5% आप डालते जाइए जब तक वो 75,000 रुपये ना हो जाए, और जब इमरजेंसी फ़ंड में 75,000 रुपये हो जाएगा तब आप इसे हटा दीजिएगा वहाँ से। 6 नंबर पर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आपके इन्वेस्टमेंट में 10 से 20% रखना होगा। जो आपने बचत किया था वही यहाँ पर इन्वेस्ट होगा। दोस्तों 7 नंबर पर है नया बिज़नेस क्रिएट करने के लिए आपको 5 से 10% रखना होगा और निवेश करते जाना होगा, और इस पैसे से आप एक बड़ा बिज़नेस तैयार कर पाओगे। दोस्तों, 8 नंबर पर आता है न्यू स्किल्स सीखने में आपको 5% पैसा खर्च करना है। दोस्तों, यहाँ न्यू स्किल्स सीखने में आपको किताबें खरीदने होंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेना होगा, वेबिनार अटेंड करना होगा। इससे आप खुद को डेवलप कर पाओगे और यह खर्चे आपका कभी भी विफल नहीं होगा। दोस्तों, यह 100% सच है। यही आपको ज़िंदगी में बड़ा पैसा कमाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको अपने हिसाब से खुद के लिए एक बजट बनाना होगा, और ये सैम्पल बजट ध्यान रखते हुए आप बजट बनाइएगा। दोस्तों, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके हिसाब से जोड़ना होगा और कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से यहाँ पर घटाना होगा। तो दोस्तों, हमारा नवा और आखिरी टॉपिक है टैक्स बचाना। हाँ दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आपने टैक्स के ऊपर मास्टरी कर लिया तो आप अमीरों की लिस्ट में जल्दी ही आ जाओगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बहुत ही अमीर इंसान या फिर एक कंपनी के मालिक जितना टैक्स देता है उससे कई गुना ज़्यादा टैक्स पे करता है एक मिडिल क्लास का साधारण इंसान। दोस्तों, टैक्स के ऊपर और एक सच्ची और डरावनी बातें आपको सुनने चाहिए जो आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा अब तक। दोस्तों, यह है कि एक अमीर इंसान अपनी कमाई का पैसों के पहले भरपूर खर्च करता है, उसके बाद जो बचता है उसके ऊपर टैक्स देता है, और ठीक उसका उल्टा एक मज़दूर, किसान या मिडिल क्लास का कोई इंसान अपनी इनकम या कमाई का पैसे पर पहले टैक्स पे करता है और टैक्स देने के बाद जो बचता है उसे खर्च करता है।
क्यों दोस्तों, ये हो गया ना बहुत डरावनी हकीकत। दोस्तों यानी सीधी भाषा में कहे तो एक अमीर इंसान अपनी 100 रुपये कमाई का 80 से 90 रुपये खर्च कर देता है। उसके बाद 100 रुपये में से जो 10 या 20 रुपये बचता है उसी पर वो टैक्स देता है, क्योंकि सरकार की नज़र में उस अमीर इंसान का कमाई 10 या 20 रुपये ही है। दोस्तों ठीक इसके विपरीत एक मिडिल क्लास का कोई आदमी अगर 100 रुपये कमाई करता है तो वो 100 रुपये में से पहले टैक्स देगा, क्योंकि सरकार की नज़र में उस आदमी का इनकम 100 रुपये है। और इस 100 रुपये में टैक्स देने के बाद जो बचेगा उसी को वो खर्च करने में मजबूर हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी उस आदमी को अपने घर चलाने के लिए हर खरीदी गई चीज़ों पर GST देना पड़ेगा। कुल मिलाकर एक मिडिल क्लास का आदमी समाज और सरकार का बनाया हुआ ट्रैप में फंसकर वही रह जाता है। इसे मिडिल क्लास का ट्रैप का नाम दिया गया है। जो इस ट्रैप को तोड़ पाते हैं वह ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। दोस्तों इस मिडिल क्लास वाली ट्रैप को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए सही नॉलेज या ज्ञान। आप टैक्स सेविंग फंड्स में निवेश करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तथा टैक्सेस के और भी बहुत से जानकारियाँ हासिल करना होगा, जो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियोस में टैक्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। दोस्तों आप एक ही वीडियो देखकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते, इसलिए इस वीडियो सीरीज़ की दूसरे वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, जहां इन्वेस्ट कहाँ करना है मैं बताया हूं। दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।